नमस्ते सभी को। वेलकम टू द शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। इस चैनल पर हम किताबों पर चर्चा करते हैं। ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, एक एआई सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए किताब का 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हम sharingstories.in पर #pushing Indian authors अभियान के माध्यम से भारतीय लेखकों की किताबों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे पास है देवी चौधुरानी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब। हाँ बिल्कुल। आज हम जिस किताब की गहराई में उतर रहे हैं वो भारतीय साहित्य का एक क्लासिक है। हमारे पास बंकिम चंद्र चटर्जी की देवी चौधुरानी से जुड़ी कुछ खास जानकारियां हैं, किताब का एक सार है, लेखक के बारे में कुछ दिलचस्प बातें हैं और हाँ, कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं जो पढ़ने वालों में दी हैं। सही। हमारा काम है इन सभी टुकड़ों को जोड़कर देखना कि ये कहानी आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण समाज द्वारा ठुकराई गई महिला एक इतनी शक्तिशाली और न्यायप्रिय नेता बन जाती है। तो चलिए इस कहानी के पर्दे खोलते हैं। जरूर। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. तो कहानी की शुरुआत होती है प्रफुल्ल नाम की एक बहुत ही युवा महिला से। उसकी शादी होती है। हाँ। लेकिन विडंबना देखिए, शादी के तुरंत बाद ही उसके ससुराल वाले उसे घर में रखने से ही इनकार कर देते हैं। बिल्कुल, उसे बेसहारा छोड़ दिया जाता है। हाँ, और ये सब हो रहा है 18वीं शताब्दी के बंगाल में, एक ऐसा दौर जहां समाज के नियम बहुत कठोर थे, खासकर महिलाओं के लिए। जी, कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस पर क्या बीती होगी। सही कहा। लेकिन यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की होगी। हाँ, ये दिलचस्प मोड़ है। बिल्कुल। अकेली और निराश प्रफुल्ल की मुलाकात होती है भवानी ठाकुर नाम के एक डाकू सरदार से, और वो उसके गिरोह में शामिल हो जाती हाँ, है। सोचिए जरा सोचिए, एक घरेलू महिला जिसे उसके अपने ही परिवार ने ठुकरा दिया, वो अब डाकुओं के बीच रहने लगती है। ये अपने आप में कितना बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। और ये सिर्फ शामिल होना नहीं है, प्रफुल्ल का किरदार यहाँ से बदलना शुरू होता है। और यही इस उपन्यास का, मैं कहूँगा, सबसे आकर्षक पहलू है। अच्छा? हाँ, वो सिर्फ एक डाकू बनकर नहीं रह जाती। देखिए, भवानी ठाकुर उसे न सिर्फ शारीरिक प्रशिक्षण देते हैं, बल्कि शास्त्रों और दर्शन की शिक्षा भी। ओह! तो ये बाहरी बदलाव से कहीं ज्यादा है। ये उसके अंदर सोई हुई शक्ति, आत्मविश्वास और गरिमा का जागरण है, एक तरह से। वो महिला जिसे समाज ने कुछ नहीं समझा, वो अब अपनी शर्तों पर जीने का रास्ता चुनती है, और क्या खूब चुनती है। हाँ, ये तो सचमुच असाधारण है। लेकिन वो करती क्या है डाकू बनकर? क्या वो बस लूटपाट करती है? यही तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, वो डाकू तो बनती है, लेकिन उसका तरीका अलग है। कैसा? वो अमीरों और भ्रष्ट जमींदारों को लूटती है, उन लोगों को जो गरीबों का हक मारते हैं। अच्छा। और लूटा हुआ धन वो उससे गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देती है। सोचिए, एक तरह से वो सामाजिक न्याय का अपना ही तरीका इजाद कर लेती है। अरे वाह! उसके ये काम धीरे धीरे लोगों के बीच फैलते हैं। आम लोग उसे सम्मान देने लगते हैं, उसे एक देवी की तरह पूजने लगते हैं। इसीलिए देवी चौधुरानी। बिल्कुल। और इसी तरह प्रफुल्ल बन जाती है देवी चौधुरानी, एक ऐसा नाम जो अमीरों के लिए खौफ का और गरीबों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। वाह! मतलब एक तरह की रॉबिन हुड, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि यहाँ एक महिला है जो न सिर्फ शारीरिक बल का प्रयोग कर रही है बल्कि अपनी बुद्धि और नैतिकता का भी। बिल्कुल सही। ये जानना दिलचस्प है। लेकिन क्या बंकिम चंद्र उसकी नैतिकता पर कोई सवाल उठाते हैं या उसे पूरी तरह से एक आदर्श नायिका के रूप में ही दिखाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बंकिम चंद्र उसे महिमा मंडित तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, खासकर उसके इरादों और गरीबों के प्रति उसकी करुणा को। हाँ। लेकिन उपन्यास में सूक्ष्मता भी है। मतलब
डाकू जीवन की हिंसा और उसके नैतिक द्वंद्व को पूरी तरह से नकारा नहीं गया है। अच्छा। देवी चौधरानी खुद भी अपने रास्ते की नैतिकता पर विचार करती है। कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे सत्ता, चाहे वो न्याय के लिए ही क्यों ना इस्तेमाल हो, व्यक्ति को बदल सकती है और उसके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर सकती है। तो ये एक सपाट चित्रण नहीं है, इसमें गहराई है। वो एक आदर्श है, लेकिन एक जटिल आदर्श। समझ गई। तो ये सिर्फ एक साहसिक कहानी नहीं, बल्कि चरित्र के विकास और नैतिक जटिलताओं की भी कहानी है। बिल्कुल सही। और ये उपन्यास कई बड़े मुद्दों को छूता है। सबसे पहले तो है लैंगिक सशक्तिकरण। हाँ, वो तो है ही। 18वीं सदी के उस दौर में जहां महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित समझा जाता था, बंकिम चंद्र एक ऐसी महिला नायक रचते हैं जो न सिर्फ घर से बाहर निकलती है, बल्कि एक पूरे गिरोह का नेतृत्व करती है। हाँ। युद्ध कला में निपुण है और पुरुषों की दुनिया में अपना दबदबा बनाती है। ये उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी विचारता है ना। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। उस समय के समाज के लिए ये कितना चौंकाने वाला रहा होगा। यकीनन। और यहीं पर उपन्यास उस समय के पितृसत्तात्मक समाज पर एक तीखी टिप्पणी करता है। पितृसत्तात्मक समाज मतलब जहाँ पुरुषों का ही बोलबाला हो। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो वही। वो व्यवस्था जहां सारे अधिकार और शक्ति पुरुषों के हाथ में केंद्रित होते हैं और महिलाओं की भूमिका बहुत सीमित और पुरुषों पर निर्भर मानी जाती है। ठीक है। प्रफुल्ल का ससुराल वालों द्वारा ठुकराया जाना इसी व्यवस्था का नतीजा था। हाँ। लेकिन उसका देवी चौधरानी बनना, हाँ। वो इसी व्यवस्था को एक चुनौती थी। हाँ। उपन्यास दिखाता है कि कैसे सामाजिक अन्याय और दमन महिलाओं को तोड़ सकता है, लेकिन ये उनके असाधारण लचीलेपन और आंतरिक शक्ति को भी उजागर करता है कि वे कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी उठ खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा और कौन से विषय उभर कर आते हैं? आपने न्याय और देशभक्ति का भी जिक्र किया था शुरू में। हाँ बिल्कुल, न्याय का विषय तो कहानी के केंद्र में है ही। देवी चौधरानी का पूरा अस्तित्व ही अन्याय के खिलाफ एक विद्रोह है, एक तरह से। अच्छा। वो उस सरकारी न्याय व्यवस्था के खिलाफ खड़ी होती है जो भ्रष्ट है और गरीबों की नहीं सुनती। वो अपना एक वैकल्पिक न्याय तंत्र बनाती है। हाँ। और देशभक्ति की भावना भी सूक्ष्म रूप से मौजूद है। देखिए, कहानी उस दौर में सेट है जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ रहा था और स्थानीय सत्ता कमजोर हो रही थी। हाँ, वो दौर। तो देवी चौधरानी का अमीरों और कभी-कभी भ्रष्ट अधिकारियों से लूटना और आम जनता की मदद करना, इसे एक तरह से विदेशी और दमनकारी सत्ता के खिलाफ स्थानीय प्रतिरोध के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि ये आनंद मठ जितना मुखर राष्ट्रवादी उपन्यास नहीं है, लेकिन जमीन तैयार हो रही थी, कह सकते हैं। समझ गई। चलिए अब उस महान लेखक की बात करते हैं जिन्होंने इस यादगार किरदार और कहानी को रचा, बंकिम चंद्र चटर्जी। जी, बंकिम बाबू। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार उनका जन्म 27 जून 1838 को बंगाल प्रेसिडेंसी के कंठालपाड़ा गांव में हुआ था, एक पढ़े लिखे ब्राह्मण परिवार में। हाँ, और उनका पारिवारिक माहौल और शिक्षा, उसका असर उनके लेखन पर साफ दिखाई देता है। वो सिर्फ एक कल्पनाशील लेखक नहीं थे, बल्कि बहुत पढ़े लिखे और बौद्धिक व्यक्ति थे। ये बात तो उनके जीवन से भी पता चलती है। उन्होंने 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया, वो भी पहले बैच के ग्रेजुएट्स में से एक। जी हाँ, ये बड़ी बात थी उस समय। और फिर 1869 में कानून की डिग्री भी ली। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें ब्रिटिश सरकार में डिप्टी मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्त किया गया था। हाँ, ये भी सही है। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक तरफ वो सरकार के लिए काम कर रहे थे और दूसरी तरफ ऐसा साहित्य रच रहे थे जो कहीं ना कहीं उसी सत्ता पर सवाल उठाता था। ये विरोधाभास ही बंकिम चंद्र को और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। वो सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन उसकी खामियों को समझते थे और अपने लेखन के जरिए उस पर टिप्पणी भी करते थे। वो बंगाल के साहित्यिक पुनर्जागरण के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक माने जाते हैं। साहित्यिक पुनर्जागरण, ये क्या था? मतलब वो दौर जब बंगाल में साहित्य, कला और विचारों में एक नई लहर आई, जिसने आधुनिक बंगाली भाषा और साहित्य की नींव रखी और समाज सुधार की आवाज बुलंद की। बंकिम चंद्र ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। अच्छा, उनका पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में आया था और कहते हैं कि वो आते ही बहुत लोकप्रिय हो गया था। बिल्कुल, दुर्गेश नंदिनी को अक्सर पहला आधुनिक बंगाली उपन्यास माना जाता है। उसने बंगाली पाठक वर्ग में हलचल मचा दी थी। हाँ। इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक कई बेहतरीन उपन्यास लिखे। देवी चौधरानी 1884, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन उनकी अन्य रचनाएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, जैसे कपाल कुंडला 1866, एक और सशक्त महिला पात्र की कहानी। अच्छा। मृणालिनी 1869, विश्ववृक्ष 1873, जो सामाजिक मुद्दों पर था, चंद्रशेखर 1877,
राजसिंह 1882। और हाँ, आनंद मठ 1882 को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। निश्चित रूप से आनंद मठ और वंदे मातरम का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है वो अतुलनीय है। हाँ, बिल्कुल। वंदे मातरम तो क्रांतिकारियों का नारा बन गया था। ये दिखाता है कि बंकिम चंद्र का प्रभाव सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं था, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सही कहा। उनका लेखन सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो एक मिशन था, समाज को जगाना, उसे उसकी पहचान दिलाना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखाना। तो एक लेखक, एक प्रशासक, एक विचारक, कई भूमिकाएं थी उनकी। उनका निधन 8 अप्रैल 1894 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। बिल्कुल। उनकी साहित्यिक उपलब्धियां और सामाजिक सरोकार उन्हें भारतीय इतिहास और साहित्य में अमर बनाते हैं। उनकी कहानियां आज भी प्रासंगिक लगती हैं, उनके उठाए मुद्दे आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं मौजूद हैं। हाँ, ये तो है। चलिए अब देखते हैं कि जिन लोगों ने देवी चौधुरानी को पढ़ा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है। हमारे पास कुछ समीक्षाएं हैं जिनसे अंदाजा लगता है कि पाठकों पर इस कहानी का कैसा असर हुआ। जी, देखते हैं। एक पाठक ने इसे शानदार कहानी कहा है और उन्होंने खास तौर पर इस बात को हाईलाइट किया है कि कैसे एक गरीब, त्यागी हुई महिला समाज में इतनी इज्जत पाती है कि लोग उसे देवी मानने लगते हैं। हाँ। ये जो सफर है प्रफुल्ल से देवी चौधुरानी बनने का, यही पाठकों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता लगता है। हाँ, ये परिवर्तन की कहानी हमेशा लोगों को आकर्षित करती है, खासकर जब वो इतने बड़े पैमाने पर हो और सामाजिक बंधनों को तोड़ता हो। सही। एक और दिलचस्प बात जो एक समय कही गई है, वो है वो विरोधाभास जहां आम लोग देवी चौधुरानी को प्यार करते थे, उसे पूछते थे। हाँ। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार और स्थानीय अधिकारी उसे एक खतरे के रूप में देखते थे और उसे पकड़ना चाहते थे। बिल्कुल। ये तनाव कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बनाता होगा। हाँ। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि न्याय की परिभाषा सत्ता और आम जनता के लिए कितनी अलग हो सकती है। जिसे जनता अपना नायक मानती है, उसे सत्ता विद्रोही समझती है। बिल्कुल सही। ये द्वंद्व कहानी को बहुस्तरीय बनाता है। पाठकों का इस पहलू पर ध्यान देना दिखाता है कि वो सिर्फ कहानी के घटनाक्रम को नहीं, बल्कि इसके गहरे सामाजिक और राजनीतिक अर्थों को भी समझ रहे हैं। एक पाठक ने लिखा है कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा खूबसूरती से लिखी गई किताब है। हाँ। और कई अन्य समीक्षाओं में भी इसे दिलचस्प और खूबसूरत कहानी बताया गया है। जी। ऐसा लगता है कि कहानी का प्रवाह, चरित्र चित्रण और भाषा पाठकों को बांधे रखती है। बंकिम चंद्र की लेखन शैली की ये खासियत थी। वो थोड़ी संस्कृत निष्ठ बंगाली का प्रयोग करते थे, लेकिन उनकी कहानी कहने की कला इतनी मजबूत थी कि वो पाठकों को बांध लेती थी। हाँ। उनके उपन्यासों में रोमांस, रोमांच, इतिहास और सामाजिक संदेश का अद्भुत मिश्रण होता था। देवी चौधुरानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पाठकों की ये प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि ये किताब समय की कसौटी पर खरी उतरी है। तो अगर हम इन सभी बातों को समेटे, कहानी का सार, लेखक का जीवन और उद्देश्य और पाठकों की प्रतिक्रियाएं, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो ये है कि देवी चौधुरानी सिर्फ एक रोमांचक उपन्यास से कहीं ज्यादा है। ये व्यक्तिगत सशक्तिकरण की, खासकर एक महिला के सशक्तिकरण की, एक बेहद शक्तिशाली कहानी है। ये दिखाती है कि इंसान के अंदर कितनी क्षमता छिपी होती है, जिसे सही मार्गदर्शन और दृढ़ इच्छा शक्ति से जगाया जा सकता है। हाँ। दूसरी बात, ये सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का चित्रण है। ये उस समय के समाज की कुरीतियों, अन्याय और भ्रष्टाचार पर एक आईना है। बिल्कुल। और तीसरी बात, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की दूरदर्शिता को दिखाती है कि उन्होंने 19वीं सदी में ही एक ऐसी महिला नायक की कल्पना की जो आज भी प्रेरणा दे सकती है। प्रफुल्ल उर्फ देवी चौधुरानी का चरित्र साहस, बुद्धि, करुणा और नेतृत्व का प्रतीक बन जाता है। ये महज एक किरदार नहीं, बल्कि एक विचार है जो पाठक के मन में रह जाता है। बिल्कुल। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बदलाव लाने की क्षमता किसी एक लिंग या वर्ग तक सीमित नहीं है। जब कोई व्यक्ति, खासकर जिसे समाज कमजोर समझता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो वो इतिहास रच सकता है। सही कहा। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे शायद सोचना चाहें। जी। उस जमाने में जब महिलाओं की भूमिकाएं इतनी सीमित थीं, देवी चौधुरानी जैसा एक काल्पनिक पात्र जो पुरुषों की दुनिया में न सिर्फ दखल देती है बल्कि नेतृत्व करती है, उसे गढ़कर बंकिम चंद्र समाज को क्या संदेश देना चाहे थे? अच्छा सवाल है। क्या वो सिर्फ एक आदर्श दिखा रहे थे या एक संभावना? और आज जब हम लैंगिक समानता और महिला नेतृत्व की बात करते हैं,
तो देवी चौधरानी की कहानी और उसके संघर्ष हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। हाँ, सोचने वाली बात है। क्या आज भी हमें ऐसी देवियों की जरूरत है जो स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे सके? सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। ये थी बंकिम चंद्र चटर्जी की देवी चौधरानी पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। यदि आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और समर्थन करने पर विचार करें। आपका सहयोग हमें इस तरह की और कहानियां आप तक लाने में मदद करेगा। और हम श्रोताओं से आग्रह करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस अद्भुत पुस्तक को खरीदें और जरूर पढ़ें। यह वास्तव में भारतीय साहित्य का एक अनमोल रत्न है जिसे हर किसी को अनुभव करना चाहिए। हाँ, जरूर पढ़ें। और जाने से पहले हमें कमेंट्स में बताएं, भारतीय लेखकों द्वारा आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है? हमें आपके सुझाव सुनना अच्छा लगेगा। जी, जरूर बताएं। अगली बार तक पढ़ते रहें और कहानियां साझा करते रहें। नमस्ते। नमस्ते।